नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नसरीन। सबसे पहले खबरों में देखेंगे मुख्य खबरें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के 14 जिलों में करीब 45 जगहों पर छापेमारी की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। यहां वे भाजपा ब्रज क्षेत्र की बैठक ली। हरियाणा के नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में देश के लिए मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बन गए। फाइनल में 87.5 मीटर जेवलिन थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को दोबारा संक्रमित होने का खतरा, वैक्सीनेशन करा चुके लोगों की तुलना में 2 गुना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे थे। अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे टेरर फंडिंग की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के 14 जिलों में करीब शाम को जम्मू कश्मीर के 14 जिलों में छापेमारी की गई और इन जिलों में श्रीनगर, पुलवामा, कुपवाड़ा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, अनंतनाग, बडगाम, राजौरी और शोपियां भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ मिलकर NIA के अधिकारी जमात इस्लामी के सदस्यों के घर की तलाशी ली और इसी संगठन की पाकिस्तान समर्थक और अलगाववादी नीतियों के चलते 2019 में केंद्र सरकार ने इसे बैन कर दिया था। इसके बावजूद ये संगठन जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है। NIA ने 10 जुलाई को टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस रेड से एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार के 11 कर्मचारियों को आतंकी कनेक्शन होने के चलते नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसी में से 2 आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन के बेटे थे। हिजबुल मुजाहिदीन के 4 कथित आतंकियों के खिलाफ सबूत भी मिले थे कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से पैसे लिए थे। दिल्ली की एक कोर्ट ने इस मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इन 4 कथित आतंकियों पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और UAPA के तहत कई चार्जेस लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा था कि हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर अफेक्टीज रिलीफ ट्रस्ट नाम से फर्जी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और इसका असली मकसद आतंकी गतिविधियों को फंडिंग करना था। इस ट्रस्ट से आतंकियों और उनके परिवारों को पैसे दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, K न्यूज़ नेशनल। और अब बात करेंगे गुजरात की, जहां हर एक दिन को विकास दिन के नाम पर मनाया जा रहा है। तभी विश्व धरोहर शहर ऐसे अहमदाबाद के कुछ विस्तार जहां पर गंदगी भरी पड़ी है। देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। विजय रूपाणी सरकार के 5 साल पूर्ण होते ही अलग अलग दिन को मनाया जा रहा है और जिसमें शहर की जन सुखाकारी दिन को भी मनाया जा रहा है। इसमें सरकार जैसे दावे कर रही है कि लोगों को सुख मिला है, समृद्धि मिली है, सुविधाएं मिली है और जिसमें स्वच्छता तो सबसे पहले है, लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर होने के लिए कहा जाता है अहमदाबाद को। लेकिन अहमदाबाद शहर में जिस तरह से गंदगी फैली हुई है वो अब यहाँ के लोग उससे, अगर हम बात करें अहमदाबाद में आए पिराना रोड की, तो यहाँ पर कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए उनके द्वारा यहाँ कूड़ा फेंका जाता है और जिससे गंदगी फैलती है। अहमदाबाद का पूरे शहर का कूड़ा यहाँ पर डंपिंग साइट पर डाला जाता है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ती है। पिछले कुछ समय से पीराना और वासना रोड पर एक और डंपिंग साइट को बना दिया गया है, जिसमें कूड़ा डाला जाता है। यहाँ पर गुजरने वाले राहदारी को भी बदबू का सामना करना पड़ता है। यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि रात को कुछ लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं और कूड़ा फेंक कर चली जाती है, जिससे उन्हें यहाँ रहने में काफी परेशानियां होती है। बदबू बहुत ज्यादा आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, K न्यूज़ नेशनल। गुजरात के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने शनिवार को काले कपड़े पहनकर काला दिवस मनाया था। राज्य सरकार ने उनकी हड़ताल को अवैध करार दे दिया है।
जबकि 2 कॉलेजेस ने अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स को छात्रावास परिसर खाली करने का भी आदेश दिया और जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना विरोध भी किया। उल्लेखनीय है कि जामनगर और वडोदरा के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के प्रशासन ने हड़ताल जारी रखने पर रेजिडेंट डॉक्टर्स को तत्काल प्रभाव से छात्रावास खाली करने को कहा। राज्य के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के कम से कम 2000 रेजिडेंट डॉक्टर्स बॉन्ड सेवा दे रहे हैं, जिसमें 2000 रेजिडेंट डॉक्टर के 7वें वेतन आयोग के मुद्दे पर बुधवार से वो लोग हड़ताल पर है। हड़ताल में शामिल एक डॉक्टर ने कहा कि हम वही कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपने खाने पीने की चिंता करे बगैर ड्यूटी की है। हमने सुनिश्चित किया है कि कोविड-19 मरीजों का ठीक से इलाज हो। इसी सरकार ने हम लोगों को कोरोना योद्धा बताकर पुष्प वर्षा भी की और हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। गुजरात में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होते हैं और जिसके मुताबिक पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद 1 साल की सेवा ग्रामीण इलाकों में देनी होती है और नियम तोड़ने पर 40 लाख रुपए भरने होते हैं। बड़ौदा मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर तनुजा जावड़ेकर ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को छात्रावास खाली करने का नोटिस दिया गया, लेकिन अधिकारी अब भी उन्हें हड़ताल खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें सरकार से आदेश मिला है कि हड़ताल में शामिल इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टर्स में छात्रावास खाली किया जाए। उन्हें नोटिस भी इस बात को लेकर दिया गया है। उन्हें ड्यूटी पर लौटने के लिए हम मनाने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। और अब बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में बनी भारत की हिस्ट्री पर, जिसमें हरियाणा के नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में देश के लिए मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। उन्होंने फाइनल में 87.5 मीटर जेवलिन थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता। ये उनका पहला ही ओलंपिक है और इससे पहले वे पुल 1 में क्वालिफिकेशन में 86.65 मीटर थ्रो कर पहले नंबर पर रहे थे और उनका तब तक का बेस्ट थ्रो 88.07 मीटर है, जबकि ये गोल्ड मेडल हमें यानी कि भारत को 13 साल के बाद मिला है, जिसकी खुशी पूरे देश को है। जेवलिन थ्रो के फाइनल में गोल्ड जीतने वाले नीरज इस गेम में अचानक आए थे। उनके चाचा भीम चोपड़ा ने बताया कि नीरज शुरुआत में शारीरिक रूप से ज्यादा फिट नहीं थे, इसलिए जिम जाते थे। जिम के पास ही स्टेडियम था तो कई बार वे वहां टहलने के लिए भी जाते थे। एक बार स्टेडियम में कुछ बच्चे जेवलिन कर रहे थे। नीरज वहां जाकर खड़े हो गए। तभी कोच ने उनसे कहा कि आओ जेवलिन फेंको, देखो आप कहां तक फेंक पाते हो। नीरज ने जेवलिन फेंका तो वे काफी ज्यादा दूर तक गिरा। उसके बाद कोच ने उन्हें रेगुलर ट्रेनिंग में आने के लिए कहा। कुछ दिनों तक नीरज ने पानीपत स्टेडियम में ट्रेनिंग भी ली और फिर पंचकुला में चले गए और वहां ट्रेनिंग करने लगे। नीरज ने 2016 में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। इसके बावजूद वे रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। नीरज ने ये रिकॉर्ड 23 जुलाई के बाद बनाया था, जबकि रियो के लिए क्वालिफाई की आखिरी तारीख 23 जुलाई थी। वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद सेना ने नीरज को जूनियर कमीशन ऑफिसर की पोस्ट देकर उन्हें नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। उसके बाद नीरज के करियर में रफ्तार पकड़ी और 2018 एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नीरज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 बड़े टूर्नामेंट्स में मेडल्स जीत चुके हैं। 2018 में वो जकार्ता एशियन गेम्स, गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, 2017 में एशियन चैंपियनशिप, 2016 में साउथ एशियन गेम्स, 2016 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जबकि 2016 में जूनियर एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज नेशनल। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों को दोबारा संक्रमित होने का खतरा वैक्सीनेशन करा चुके लोगों की तुलना में 2 गुना हो गया है। अमेरिकी संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल बोर्ड एंड प्रिवेंशन बोर्ड यानी कि CDC की स्टडी में ये खुलासा किया गया है और इसमें 246 ऐसे एडल्ट्स को शामिल किया गया था जो इस साल मई और जून में दोबारा इन्फेक्टेड हुए थे।
अमेरिकी संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC की स्टडी में ये खुलासा हुआ है, जिसमें 246 ऐसे एडल्ट्स को शामिल किया गया था जो इस साल मई और जून में दोबारा इन्फेक्टेड हुए थे। फाइजर, मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की दोनों ही डोज ले चुके लोगों की तुलना में बिना टीकाकरण वालों के दोबारा संक्रमित होने की संभावना 2.3 गुना थी। संक्रमित होने के बाद शरीर में बनी एंटीबॉडी भी कम समय तक रही और इसके पीछे कोविड-19 के नए वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया गया। लैब्स की स्टडी से पता चला कि कोरोना संक्रमण से रिकवर हो चुके लोगों के खून के सैंपल में बीटा वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी कमजोर थी और इस स्टडी के नतीजे हर किसी को वैक्सीन लेने की जरूरत का सपोर्ट करते हैं। कुछ दिनों पहले एक अमेरिकी स्टडी में खुलासा हुआ कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग भी वैक्सीन न लगवाने वालों की तरह ही डेल्टा वेरिएंट को फैला सकते हैं। CDC के डायरेक्टर डॉक्टर रोशेल पी वॉलेंस्की ने बताया कि वैक्सीनेशन करा चुके लोगों की नाक और गले में उतना ही वायरस होता है जितना कि टीकाकरण न कराने वालों में, जिससे आसानी से फैल जाता है। हालांकि इसमें यह भी बताया गया कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग सुरक्षित हैं। वैक्सीन गंभीर रूप से बीमार होने से 90% तक बचाती है, लेकिन इससे वायरस से संक्रमण और ट्रांसमिशन से बचाव कम होता है। यही वजह है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोग कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हुए। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को दुनिया में संक्रमण के 6.9 लाख नए मामले सामने आए और इसी दौरान 4.5 लाख लोगों ने बीमारी को मात दी और 10,139 संक्रमितों की इससे जानें गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ नेशनल। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, जुड़े रहिए हमारे साथ। कौन कहता है खेतों में सिर्फ फसल उगती है? बहुत छोटे थे हम जब हमारे खेत में मैंने और भैया ने एक सपना बोया था और सालों तक उसे पसीने से सींचा। आज हम दोनों लड़ रहे हैं, भैया बॉर्डर पर और मैं बॉक्सिंग रिंग में। हालातों से जो हार मान जाए उनके गले में ये हार नहीं होता, और पसीना वो मरहम है जो दर्द महसूस नहीं होने देता। तो वही दर्द, वही पसीना और वही मैं, जा रहे हैं हम तीन, हमारे 3 रंगों के लिए लड़ने, दुनिया को अपने देश की फसल और मसल की पहचान कराने। जिनके लिए देश ही उनका सर्व है, उन पे पूरे देश को गर्व है। टोक्यो 2020, इस बार इंडिया वर्सेस दुनिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे कोरोना के वेरिएंट की। दुनिया भर में चिंता का कारण बने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने भारत में संक्रमण के केस बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के मुताबिक देश में R वैल्यू की दर 1 महीने के अंदर 0.9 से बढ़कर अब 1% हो गई है। यानी कि अब कोरोना का एक मरीज एक से ज्यादा व्यक्ति तक संक्रमण फैला सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज ने बताया कि R वैल्यू का बढ़ना बेहद चिंताजनक है। इससे संक्रमण के बाद मौतों और अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। सबसे ज्यादा R वैल्यू मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में है और इसके अलावा महाराष्ट्र और दिल्ली में R वैल्यू की दर 1.05% है। केरल में R वैल्यू 1.06% है। यहाँ रोजाना 20,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। डेल्टा साइंटिस्ट के मुताबिक R फैक्टर
फैक्टर यानी रिप्रोडक्शन रेट। ये बताता है कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से कितने लोग इन्फेक्ट होते हैं या हो सकते हैं। अगर आर फैक्टर 1 से अधिक है तो इसका मतलब है कि केस बढ़ रहे हैं। वहीं आर फैक्टर का 1 से कम होना या कम होते जाना केस घटने का संकेत होता है। इससे ये बात भी समझ सकते हैं कि अगर 100 व्यक्ति इन्फेक्टेड हैं वे 100 लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। आर वैल्यू 1 होगी, पर अगर वे 80 लोगों को इन्फेक्ट कर पा रहे हैं तो ये आर वैल्यू 0.80 होगी। मार्च में आर वैल्यू बढ़कर 1.4 हो गई थी। इसके बाद देश में 9 मई 2021 के बाद आर वैल्यू में गिरावट आई। 15 मई से 26 जून के बीच ये घटकर 0.78 थी और वहीं 20 जून के बाद ये बढ़कर 0.88 हो गई। अब आर वैल्यू 1.01 हो गई है, यानी केस बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। इससे पहले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिक चिंता जाहिर कर चुके हैं। अमेरिकी स्टडी में खुलासा हुआ था कि कोरोना में ये वेरिएंट चिकन पॉक्स की तरह लोगों में तेजी से फैलता है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी कि CDC की ये स्टडी अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में इसका एक डॉक्यूमेंट छपा था। कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट्स की तुलना में डेल्टा ज्यादा संक्रामक है। कुछ दिनों पहले यूके में कोरोना से पीड़ितों में 99 केस डेल्टा के मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे थे और वहां फतेहाबाद रोड स्थित होटल ताज विलास बीजेपी ब्रज क्षेत्र की बैठक भी उन्होंने ली थी, जिसमें 19 जिलों के पदाधिकारी शामिल थे। JP नड्डा से पदाधिकारियों से संवाद किया और इसके बाद ब्रज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड भी वो देखेंगे। JP नड्डा और मुख्यमंत्री योगी लखनऊ से सुबह करीब 11 बजे आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पहुंचे थे और यहां से गाड़ी से होटल ताज विलास में रवाना हुए। रास्ते में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से नड्डा और योगी का खेरिया मोड़ चौराहे पर स्वागत किया गया था और इसी दौरान ढोल नगाड़े भी बजाए गए। साथ ही उनके काफिले पर फूलों की वर्षा भी की गई। और अब बात करेंगे जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन की। सरकार ने अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अब इसके भारतीय बाजार में जल्द ही मिलने की उम्मीद भी बढ़ी है। कंपनी ने शुक्रवार को इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आवेदन दिया और उसी दिन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने इसको अप्रूवल भी दे दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी थी। इस अप्रूवल के बाद कोरोना संक्रमण के खिलाफ चल रही जंग को मजबूती भी मिलेगी। सरकार इस समय वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस अप्रूवल के इमरजेंसी अप्रूवल की अनुमति हासिल करने वाली वैक्सीन की संख्या 5 हो गई है। जॉनसन और जॉनसन के अलावा देश में पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, हैदराबाद के भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस की स्पुतनिक V और अमेरिका की मॉडर्ना की वैक्सीन भी शामिल है। जॉनसन एंड जॉनसन ऐसे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही है जिससे दूसरी बीमारियों से लड़ने में रिकॉर्ड बेहतरीन बना रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन जिस वैक्सीन का निर्माण कर रही है उसे अस्पताल भेजे जाने तक फ्रीजर में रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतिहास में कभी भी वैक्सीन टेस्टिंग और निर्माण इतनी तेजी से नहीं हुआ जितना कि जॉनसन एंड जॉनसन की इस वैक्सीन को बनाया गया और उसका अप्रूवल भी मिल गया। जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वायरस से जिन लेकर ह्यूमन सेल तक पहुंचाने के लिए एंडीना वायरस का इस्तेमाल किया है और इसके बाद सेल कोरोना वायरस प्रोटीन्स बनाता है, ना कि कोरोना वायरस। यही प्रोटीन बाद में वायरस से लड़ने में सक्षम है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया। 121 साल का सूखा खत्म कर दिया। उन्होंने शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नीरज की इस जीत के साथ पूरा देश जश्न में डूबा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई भी दी। प्रधानमंत्री ने उनसे खुद फोन पर बात की। गृह मंत्री अमित शाह, सेना प्रमुख और राहुल गांधी से सोनिया गांधी तक ने सभी ने उनको बधाई दी।
नीरज की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद अब उन पर इनामों की बारिश शुरू हो गई है। जीत के 3 घंटे में ही नीरज को 13.7 करोड़ रुपए कैश प्राइज देने का ऐलान कर दिया गया, जिसमें राज्य सरकारों से लेकर रेलवे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी ओर से नीरज को कैश रिवॉर्ड देने का ऐलान किया। हरियाणा से आने वाले नीरज को राज्य के मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ रुपए नगद और क्लास 1 जॉब देने का भी ऐलान किया। तभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि हम पंचकुला में एथलीट्स के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करेंगे। नीरज चाहे तो हम उन्हें वहां का प्रमुख बनाएंगे। नीरज को 50% रियायत के साथ हरियाणा सरकार प्लॉट भी देगी। और अब बात करेंगे गुजरात की। अहमदाबाद से लेकर सूरत से नासिक तक 2428 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड मार्ग बनने जा रहा है। वहीं दिल्ली से मुंबई तक का भी मार्ग यानी कि हाईवे का कार्य जोर शोर से चल रहा है। एक्सप्रेस वे पूर्ण होने के बाद सिर्फ 12 घंटों में मुंबई से दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। इस हाईवे की जो सड़क गुजरात में है वे 8 लेन में वडोदरा से मुंबई तक 425 किलोमीटर की है। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये हाईवे हो रहा है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में विकास दिवस पर आयोजित समारोह में वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल करने पर सपा व भाजपा के बीच बयानबाजी का दौर फिलहाल जारी है। अब यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव से पूछा कि उन्हें अब्बा शब्द से आपत्ति क्यों है। मुलायम सिंह यादव भी तो उन्हें टीपू कहकर बुलाते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब्बा एक मीठा और अच्छा शब्द है। अखिलेश यादव अपने पिता को डैडी बोल सकते हैं, जो अंग्रेजी शब्द है। उर्दू शब्दों को लेकर उनके मन में नफरत क्यों आ गई? अखिलेश यादव को ये बताना चाहिए। एक चैनल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव पर तंज किया था कि उनके अब्बाजान तो कहा करते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुख्यमंत्री के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया था कि मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। हमारा और उनका झगड़ा मुद्दों पर है। अगर वो मेरे पिता के बारे में कुछ भी कहते हैं तो उनको भी अपने पिता के बारे में सुनने के लिए तैयार रहना होगा। आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए सीबीआई ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्त में ले लिया है। इनमें से 2 की गिरफ्तारी रविवार को हुई। वहीं सीबीआई द्वारा की गई ये कार्रवाई जांच एजेंसीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रामन्ना की कड़ी टिप्पणी का असर माना जा रहा है। चीफ जस्टिस रमन्ना ने 2 दिन पहले कहा था कि निचली अदालतों के जज जब धमकियां मिलने की शिकायत करते हैं तो सीबीआई और आईबी एक्शन नहीं लेते। चीफ जस्टिस ने ये टिप्पणी धनबाद के जिला जज की हत्या के मामले को शुक्रवार को सुनवाई के दौरान की थी और इस आपत्तिजनक पोस्ट के पीछे की साजिश की जांच के लिए आंध्र की अदालत द्वारा शिकायत 2 साल पहले ही की गई थी, लेकिन अब जाकर इस मामले में कार्रवाई तेज की गई है। तो फिलहाल ये थी अब तक की देश की बड़ी खबरें। फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।